डे लाइट और मैं आपके साथ आपके प्रेसिडेंट रमाविश खान। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करे होंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय किए। और ये तो आपको समझ में आई क्या हो गया कि आज चलेंगे आपके लिए 90s के ट्रैक्स और जबरदस्त ट्रैक्स मैं आपके लिए प्ले करूंगी आज सारे के सारे 90s से। इसके साथ ही साथ एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी होता है और आपको टॉपिक भी देना होता है। तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन का जो सॉन्ग है वो पहले सबसे पहले सुन लीजिए ताकि उसके लिए आप प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दें और हमें रिकॉर्ड करके 66622107 पे सेंड भी कर दें। तो सॉन्ग आज का जबरदस्त जाने की और बताने की जरूरत तो नहीं है कि कौन सा ट्रैक है, समझ तो आप लोग यकीनन गए होंगे। बहुत ही मशहूर, बहुत पॉपुलर, बहुत कमाल का गाना है जो आज आपने कहा कि मुझे भेजना है। ठीक है, तो ये आप मुझे गा के भेजेगा और इसके साथ ही साथ ये जो ट्रैक है ना, इसमें कुछ एक उदासी वाली फीलिंग है। उदासी वाली फीलिंग उस तरह से कि जब कोई किसी से जुदा हो रहा होता है उसके दिल पे क्या गुजर रही होती है। तो आज का टॉपिक भी कुछ इसी तरह है। आज के टॉपिक पे मतलब आज का जो हम टॉपिक रखने जा रहे हैं उसमें आपने मुझे ये बताना है कि जब किसी के साथ मतलब कोई जुदाई उदाई होती है ना, मतलब हमें पता हो कि इसके बाद हमने नहीं मिलने वाला है या हम लोग या हम जुदा हो रहे हैं एक दूसरे से, मतलब इस तरह के बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। एक तो ये कि मतलब किसी से आप जानबूझ के कतई ताल्लुक कर दें किसी भी वजह से, लेकिन उसमें इतनी उदास वाली फीलिंग थोड़ी होती है। फिर तो बंदा कहता है भाड़ में जाए अगला बंदा। लेकिन उस वक्त जब आपको पता हो कि किसी चाही वजह की वजह से आप अलग होने वाले हैं, तो उस वक्त जो फीलिंग्स होती हैं बंदे की, या फिर ये होता है बाज़ औक़ात के किसी एक मुल्क में बहुत अरसे से रह रहे होते हैं सब लोग मिलके, लेकिन किसी एक को जाना पड़ता है, या फिर ये कि परदेश जब आ रहे होते हैं उस वक्त जब जुदाई हो रही होती है, मतलब ये जो रुखसती वाला मामला होता है ना कहीं से भी, तो उस वक्त क्या फीलिंग होती है, किस तरह की दिल पे गुजरती है, बंदा क्या सोच रहा होता है, ये चीजें मतलब थोड़ी सी आपने मुझे बतानी है। बहुत ज्यादा गमगीन ना हो जाइएगा, थोड़े से मतलब लाइट मूड में रहते हुए मुझे बताइएगा कि जब भी किसी के साथ आपको पता हो कि जरा आप दूर जाने वाले हैं तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं। खुशी खुशी उसको विदा करते हैं या फिर बहुत ज्यादा दहाड़े मार मार के रोते हैं, मतलब क्या सीन होता है आपके साथ। ठीक है, तो वो आप मुझे बताएंगे। और इसके साथ ही साथ और मुझे आपको क्या बताना है, मुझे आपको ये बताना है कि आज मेरे साथ होने वाली है ईमान फयाज, और ईमान फयाज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तकरीबन कुछ 2 महीने या 3 महीने हो गए हैं कि ईमान जो है वो मैं कोशिश कर रही थी और ईमान की खुद की भी कोशिश थी कि वो भी हमें ज्वाइन करे, लेकिन क्लासेस चल रही थी, कुछ एग्जाम्स हो रहे थे, ये सारे के सारे रीजंस थे। इस वजह से ईमान ने आज फाइनली मुझे टाइम दिया है और ईमान का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दूंगी। वो बच्ची है 17 साल की पाकिस्तानी जिसने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसके ऊपर बहुत मतलब इसको अप्रिशिएट किया गया। बहुत ही मतलब मुश्किल डिप्रेशन के ऊपर इसने बुक लिखी है और इतना मुश्किल टॉपिक, और जिस तरीके से इसने लिखा है उस किताब को, तो वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसे। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योर सोच, तो आज इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगने वाला है मुझे। मतलब इस तरह की जो बच्चियां हैं, इस तरह की जो लड़कियां हैं, हमेशा से बड़ी अपील करती हैं और मतलब अच्छा लगता है कि देखो इतनी छोटी सी उम्र, इतनी मैच्योर सोच, तो ये बड़ी बात है। तो आज हम बहुत ही एक मैच्योर बच्ची से बात करने वाले हैं, 17 साल की है सिर्फ और सिर्फ, और हम इंशाल्लाह ताला उससे बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या था ये बुक का प्रोसेस, किस तरह से ये सारी की सारी सोचें डेवलप हुई, डिप्रेशन के बारे में क्यों लिखा, क्या रीजंस थे उसके पीछे, तो ये सारा सब कुछ हमें आज पता चलेगा। तो जरूर सुनिएगा आज ईमान को, लाजमी सुनिएगा। मतलब मैं हर दफा डिलाइट कर रही होती हूँ विमेन में, और मतलब उसमें मैं बताती हूँ हर खातून अपने अपने तौर पे अहम होती है, लेकिन आज वाली बहुत ही अहम है, तो जरूर सुनिएगा। ठीक है, चलें जी, तो इसके साथ ही मेरे पास मौजूद आपके लिए ये सॉन्ग। राइट लिसनर्स, वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं 107 FM। और अभी किसी ने मुझे कहा कि उनको गाना समझ में नहीं आया, तो उनके लिए एक दफा फिर मैं प्ले कर देती हूँ। जो म्यूजिक है सही गाना चल गया, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस सॉन्ग की मैंने बात की है। तो इसको आपने गा के मुझे भेजना है। एक की वैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग आप ही गई है, तो मैं उनको जल्दी से प्ले कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, आपके मैसेज की तरफ भी आएंगे और बाकी चीजों की तरफ भी आएंगे। तो मेरे पास है इनका मैसेज, ये इनका नाम है इलाही बख्श। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरा नाम इलाही बख्श है। मैं ये गाना गाना चाह रहा हूँ। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। अस्सलाम वालेकुम बाजी। राइट चलें जी, गुड, जबरदस्त। इलाही बख्श ने हमें गा के भेजा। इसके साथ ही एक और सॉन्ग हम सुनते हैं और उसके बाद आते हैं आपके मैसेज की तरफ।
राइट एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ, आप मेरे साथ, और मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस भी हैं और गाना यकीनन आप समझ चुके होंगे, मैंने तकरीबन पूरा ही गाना चला दिया आपके लिए। राइट, तो मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं और मैसेजेस देखते हैं कि किसका है मेरे पास। अहमद सिद्दीकी का मैसेज कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम टू यू आरजे माही मैम एंड ऑल लिसनर्स, गुड आफ्टरनून, हैप्पी ट्यूसडे प्रोग्राम डिलाइट में मोस्ट वेलकम, थैंक यू, वालेकुम सलाम आपको भी, और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह शो का बेहतरीन आगाज 90s का सुपर सॉन्ग फ्रॉम DDLJ। और अगर बात रही टॉपिक की तो वो तो हमेशा लाजवाब होता है। आज का टॉपिक जरा सा हर्ट करने वाला है, ओके। और लफ्ज रुखसत एक दूसरा नाम है जुदाई का, और कौन है जो इसको बर्दाश्त करता है, वो कितना पत्थर दिल होगा जो इस दर्द को बर्दाश्त करेगा। यह अलग बात है कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर यकीन कभी दिल से नहीं जाता, मतलब ये यादें कभी दिल से नहीं जाती। अच्छा, राइट। और कहते हैं कि जुदा कुछ इस तरह हुई कि रुत ही बदल गई, जुदा कुछ इस तरह हुए कि रुत ही बदल गई, एक इंसान पूरे शहर को वीरान कर गया। हुए क्या बात है भाई, बड़े सैड फीलिंग चल रही है इस वक्त। कभी मिलेगा तो सीने में जस्ट कर लूंगा, मैं रस्मी सा उसको सलाम क्या भेजूं। होए जबरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर अहमद आपके मैसेज करने का। और आज का जो ट्रैक मैंने दिया जिसको आपको गा के भेजना है, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह की फीलिंग आती है ना, मतलब वो सारा का सारा जुदाई वाला सीन और सब कुछ, बड़ी इमोशनल कर देने वाली फिल्म थी, अच्छी मूवी थी बड़ी, जिसका मैंने ये ट्रैक चलाया है। इंशाल्लाह ये वाली मूवी भी आइंदा आने वाले दिनों में लेकर आते हैं। मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट मूवी है जिसका सॉन्ग है आज। गैस तो आप कर ही चुके हैं तो मतलब बात की जा सकती है। तुम बिन बहुत अच्छी लगती है मुझे। रिजवान इमाम सिद्दीकी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, ठीक ठाक होंगे उम्मीद करते हैं, और डिलाइट में मोस्ट वेलकम, वालेकुम सलाम रिजवान आपको, और कहते हैं ईमान फयाज एंड तमाम लिसनर्स को सलाम। ओके राइट, आज का टॉपिक, मैं जब अपने घर से यहाँ आता हूँ ना तो आने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता, मैं तो रो भी लेता हूँ और एयरपोर्ट में किसी कोने में जाकर बहुत रोता हूँ और बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकता मैं। राइट, रिजवान इमाम सिद्दीकी, ऐसा है सीन कि आप रो भी पड़ते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, आरिफ अब्दुल्ला का मैसेज मेरे पास और कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मुझे और तमाम लिसनर्स को सलाम किया हुआ है आपने, और कहते हैं कि आज के आपके छोटे से गेस्ट को हम वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। और 90s का सुपर हिट सॉन्ग जबरदस्त, और जुदाई है, कैसी है जुदाई। मैं जब भी अपनी छुट्टियां खत्म करके यहाँ फिर से आता हूँ ना, एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते ही मैं अपने आंसुओं को रोक के रखता हूँ, मतलब अंदर होते आने तक, और ताकि मेरे घर वाले समझें कि मैं रिटर्न घर ना ले जाए मुझे। ओके, और यहाँ भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जब हम उन्हें छोड़कर घर जाते हैं ना तो दिल बहुत उदास होता है, लेकिन अब क्या कहें, आना जाना लगा ही रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, सुख जाएगा दुख आएगा। बस यूं समझ लीजिए कि जज्बातों को लफ्जों में उतारने का हुनर हमने अभी तक नहीं सीखा। ओए होए, राइट, जबरदस्त, ग्रेट आरिफ अब्दुल्ला। और इसके साथ ही मेरे पास एक और आपके लिए जबरदस्त सा ट्रैक, एंजॉय कीजिए। राइट, एक दफा फिर आपको वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस मौजूद हैं, तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। शेख नूर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी अर्जुमा बशगान की इमोशनल कर देने वाली आफ्टरनून। और इमोशनल करके इमोशनल होना ये भी बता दिया करता है, ऐसा कौन करता है, ऐसा मैं करती हूँ। बिल्कुल आप लोगों को पहले रुलाती हूँ और उसके बाद बोलती हूँ कि रोना भी है तो हंस के रोना है, रो के नहीं रोना है, हंस के रोना है। राइट, और कहते हैं कि वैसे जुदाई का आलम क्या होता है मुझसे बेहतर कौन जानता है। जब मैं पहली बार अपने घर अपना देश छोड़कर आ रहा था ना तो खुशी हो गई थी जैसे कि कोई बंद करके रखा हो, उसको छोड़ देते ना तभी जो खुशी होती है वही वाली खुशी हुई थी। मैं भाग गया था एकदम से कदर, क्योंकि मैं टाइम हो गया था बहुत अपने घर से, इसलिए जो है ना वो मतलब खुशी हो रही थी, मुझे गम नहीं हो रहा था। मगर मुझे गम का सामना तब हुआ था जब मेरे सबसे जिगरी दोस्त शाहिद मुझे छोड़ के कतर से जा रहा था, तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया था कि गम क्या होता है और रोना क्या होता है और जुदाई क्या होती है। तो इस तरह से मैं रो रहा था जितना जैसे कोई मर जाता है जो रोते हैं। ओह गॉड, सो फनी दैट टाइम। और अभी मैं वो वक्त याद करता हूँ ना तो मुझे बड़ी हंसी आती है, ऐसे कौन रोता है भाई। बाय द वे, जुदाई का गम बहुत बड़ा होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट, बिल्कुल। अच्छा, मुझे भी याद है, मतलब वो मेरी, अब देखा जाए तो कोई इतनी बाद में मेरी कोई दोस्ती नहीं रही। एक लड़की थी शुमाइला, वो रहती थी हमारे नेबर में और वो लोग अपना घर शिफ्ट करके गए थे और उस वक्त मुझे बकायदा फीवर हो गया था। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे भी हंसी आती है कि यार इतना मतलब कैसे कोई अटैच हो सकता है किसी से। मतलब नॉर्मली मेरी दोस्तियां इतनी ज्यादा, मतलब इतनी गहरे ताल्लुकात कभी भी नहीं बनते बाहर लोगों से कि मुझे उसके ऊपर फीवर हो जाए, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि यार ये क्या सीन है, मतलब इतना कैसे हो गया था। अंबर वहीद कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून ऑल लिसनर्स एंड आपको, और आप सब खुश रहें भाई। अंबर, यही तो वजह है कि मैं आपका मैसेज अवॉइड कर देती हूँ। कहाँ है टॉपिक, कहाँ है इसमें टॉपिक, कहाँ पर है। अगर किसी और मैसेज में लिखा है तो फिर ये वाला क्यों लिखा, उसी के साथ लिख देती। असमत आफरीदी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून मावजी, क्या हाल चाल है, सलाम सबको। आज के गेस्ट फिर तो वाकई सुनने के काबिल हैं, जबरदस्त। आप
आते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैम आप कह रही हैं कि ज्यादा गमगीन ना हो, आज का टॉपिक बहुत इमोशनल है, रोना तो बनता है। मैम अपनी बात करूँ ना तो मैं दिल का बहुत ही कोई हसास हूँ। जब भी कोई ऐसा मामला देखूँ ना जिसमें कोई परेशानी हो, अगर मैं उसके लिए कुछ ना कर सका और तो रो तो सकता हूँ, चाहे अपना हो या पराया, मैं रो देता हूँ। मुझे याद है कि जब हमने 10th का एग्जाम पास किया था स्कूल में, हमारा लास्ट दिन था, तो वो दिन मैं भूल नहीं सकता। हाय वो दिन तो कोई भी नहीं भूल सकता। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। और इसी तरह से बाकी मतलब वो वाली जो फीलिंग होती है ना, मुझे आज तक याद है। जो हमारी लास्ट पिकनिक थी, जो हम लोग सारे गए थे 10th क्लास की, तो वो पिकनिक मुझे आज तक याद है। अजीब ही सा कुछ माहौल था और लग रहा था ना सब लोग एक दूसरे को फिर कभी भी नहीं देख सकेंगे। मतलब इस तरह की फीलिंग्स और इस तरह का माहौल बना हुआ होता है और कुछ अजीब सा दिल हुआ होता है। वाकई एक अरसे तक हम लोग दोबारा नहीं देख पाए थे। वो तो हमें थैंक्स कहना चाहिए फेसबुक का, जिसके थ्रू मिल गए दोबारा सारे के सारे और एक दूसरे के बारे में पता होता है। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गायब हैं, कुछ लड़कियां स्पेशली ऐसी हैं जो कि बिल्कुल पता ही नहीं है कि कहाँ पर हैं भाई, कहाँ किस कोने पे बसी हुई है दुनिया के। तो ये बड़ा सीन होता है और बड़ा दिल दुखता है इसके ऊपर कि जिन लोगों के साथ आपने इतने कुछ साल गुजारे हैं वो एकदम से आपसे जुदा हो जाए। इसी तरह की जो यूनिवर्सिटी छोड़ने की जो फीलिंग होती है, कॉलेज मतलब हर जगह छोड़ने की जो फीलिंग होती है, और लड़कियों के ऊपर वो जो रुखसती वाला वैसी मरहला आता है ना शादी के बाद, वो भी बड़ा अजीब सा होता है। राइट, तो खैर वो दिन में भूल नहीं सकता। टीचर्स और हम सब लोग रो पड़े थे, दहाड़े मार के रो पड़े थे। अच्छा, और जब मैं आ रहा था यहाँ पे तो मेरी तो सांस ही रुक गई थी। वाकई अपनों से जुदा होना बहुत तकलीफ होती है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। राइट, चलें जी एक और ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं, एक और इमोशनल कर देने वाला ट्रैक, लेकिन रोना नहीं है। इसके साथ ही मेरे पास मैसेज साजन बलूच का मैसेज है। साजन बलूच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बड़ी, वेलकम बैक डिलाइट में। और आज का टॉपिक रुखसती, कि वो क्या फीलिंग होती है। तो जब मैं पहली बार आया था ना, कतर प्रदेश आया था, तो खुशी से सबने रुखसत किया। और जब बस दूसरी बार आना हुआ, अल्लाह जानता है मेरे दिल में क्या फीलिंग थी। सबको रुखसत किया। जब मेरी अम्मी की बारी आई तो आंसू ना रोक सका, बहुत रोया, अम्मी की दुआ ली और फिर अपने बेटे को भी रुखसत किया, वो बहुत रोने लगा। और जब वो निकल गया ना तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि अम्मी तकरीबन 30 मिनट तक मुझे देखती रही, कहाँ से जा रहा है और बाजी ऐसा टॉपिक क्यों रखा है आज आपने। अच्छा, मेरा ऐसा सीन है कि मैं पहले जो है ना पूरी मतलब रोती धोती हूँ, सब कुछ करती हूँ। जब मैं पहली दफा कतर आ रही थी तो मैंने बाकायदा मतलब जो है ना मेरा जो बस चल सकता था मैंने वो किया है कि किसी तरीके से ना हो सके जाना। मुझे जाना ही नहीं था, मतलब पाकिस्तान छोड़ के जाना ही नहीं था। लेकिन उन दिनों मुझे याद है अच्छी तरीके से कि मैं पहली अपने कजन्स में सब में थी जो कि पहले आ रही थी। उससे पहले मेरी अम्मी थी जो बाहर रहती थी, बाकी सारे के सारे अपने मुल्क में ही थे। तो मैं सोच रही थी ओ गॉड, मतलब कितने लकी लोग हैं ना ये, इन लोगों को कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा, सब लोग यहीं पे जॉब कर रहे हैं अच्छी खासी और बस मुझे ही जाना पड़ रहा है। तो बड़ी मैंने अपनी खैर तौर पे कोशिशें की कि जितना हो सकता है डिले हो जाए और जिस तरह के बहाने हो सकते थे वो मैंने करने की कोशिश की। लेकिन जब हो गया ना कि अब तो जाना ही है, तो उस वक्त फिर शॉपिंग भी कर ली थी, घर पे सब लोग रो रहे थे, अम्मी का बुरा हाल था, लेकिन फिर मैं आराम से हंसी खुशी आ गई थी कि नहीं कोई बात नहीं, तो जाना ही है तो जाना ही है, इट्स ओके। मतलब जब कोई काम करना ही है तो करना ही है, तो उसमें फिर रोने की क्या जरूरत है। तो यही होता है। अच्छा, इवन मतलब अपनी शादी पे रुखसती के वक्त भी मैं बिल्कुल आखिर में जाके रोई थी। लोगों को उम्मीद नहीं रही थी कि अब रोएगी, उस वक्त मुझे कहीं जाके रोना आया था। उससे पहले मैं रोई नहीं रही थी। चलो कोई बात नहीं, अब होनी है शादी तो होनी है, मतलब रोने वाली क्या बात है, रोने की तो कोई बात नहीं है। आफ्ताब शाहिद ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम, खुशामदीद, मरहबा। जुदाई का मत पूछिए, इंडिया से दोहा आने में बहुत तकलीफ होती है, बस 1-2 दिनों के लिए, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है। बस वही घर पे अम्मी वाइफ बच्चे साथ आते हैं एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने तक, जब रोना आता है। अच्छा, मैं पता है मेरा एक ये भी रीजन है कि मैं सोचती हूँ कि आप रोते हैं ना तो फिर दूसरे आपको देख के रोते हैं, तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अपने आप इतना ज्यादा आप नहीं इमोशनल हो कि दूसरे को लगे कि उसके ऊपर बहुत कोई बड़ा जुल्म हो रहा है और वो बेचारा आपसे ज्यादा इमोशनल हो जाए। तो इसलिए अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल रखना जो दूसरे लोग होते हैं ना उनके लिए बड़ा जरूरी होता है, उनको सहारा देता है वो। रकबाल सिंह कहते हैं वेरी नाइस सॉन्ग, फर्स्ट जो ट्रैक प्ले किया था दूसरा अच्छा नहीं लगा क्या रकबाल, ओके राइट। हर्षे आजम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे माई मैम, आपका प्रोग्राम डिलाइट सुपर डुपर प्रोग्राम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक बहुत इमोशनल है, मगर कोई जाने लगता है ना तो मुझसे तो बहुत मुझे खराब महसूस होता है और मुझे मेरे आंसू आ जाते हैं। मैम जब मैं घर कतर आने वाला था तो मेरे घर वालों को सलाम करने को आवाज नहीं निकल रही थी, ओके राइट। रामलाल सुमन कहते हैं हेलो मैम, आई एम फ्रॉम मलेशिया, ओके ग्रेट, हाँ जबरदस्त। लेकिन आप जब रुखसत होते हैं किसी से तो क्या होता है रामलाल, ये भी तो बताइए मुझे। मलेशिया से सुन रहे हैं क्या इस वक्त? चलें गुड, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अहमद सिद्दीकी कहते हैं खुदान मूवी का क्या जबरदस्त सॉन्ग प्ले हुआ है, इस तरह के सॉन्ग को अनवर अहमद ऑल टाइम अपनी मेमोरी में लॉक करके रखता हुए, क्या बात है अनवर अहमद की। और इसके साथ है कौन, इसके साथ अफरोज खान चकवा कहते हैं मजा आ रहा है, सुपर डुपर सॉन्ग्स की बारिश हो रही है डिलाइट में, राइट। और इसके
साथ ही हसद खान है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, डे लाइट। और कैसी हो मैम? उम्मीद करते हैं खैरियत से होगी। आज के मेहमान ईमान फयाज को वेलकम करते हैं और आज के टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी मजेदार सा टॉपिक है। तो आज के टॉपिक के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि मेरा एक दोस्त बचपन का और मेरा क्लासमेट भी बचपन का, हम सब एक साथ रहते थे, तो उसके बगैर मेरा दिल कहीं पे भी नहीं लगता था और हमेशा हम साथ साथ रहते थे। लेकिन जब मैं कतर आ रहा था ना, तो रुखसती के टाइम पे मैं बहुत रोया जब मैं अपने दोस्त से जुदा हो रहा था। वैसे आरजे सच में काफी दिनों तक मैं इतना डिप्रेशन में रहा था और सोच रहा था कि इसके अलावा मेरा टाइम कैसे गुजरेगा। राइट हसद खान, समझ सकती हूँ मैं आपकी फीलिंग को। साहिल शेख का मेरे पास मैसेज है, कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून कतर टू यू एंड ऑल लिसनर्स, आई होप यू एंड एवरीवन विल बी फिट एंड फाइन। और मैम वैसे मैम लगता है कि आज का टॉपिक लोगों को रुला कर ही दम लेने वाला है, क्योंकि जुदाई में मेरा भी कुछ इस तरह का हाल है मैम। और पर मैंने थोड़ा अपने इमोशंस को मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि उनके सामने इसलिए बहुत इमोशनल नहीं होता ताकि वो बंदा खुद और भी ज्यादा इमोशनल ना हो जाए। राइट, मेरी वाली बात सही, ठीक है। और वैसे वो कहते हैं ना कि जो इंसान बाहर से बहुत खुश दिखता है वो अंदर से वाकई इमोशनल होता है। ये भी कह सकते हैं, वैसे होता भी है ये। अभी मैं किस दिन किसी के सामने बोल रही थी ये नहीं मैं स्ट्रेस नहीं लेती, तो उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया था जो लोग कहते हैं ना कि वो स्ट्रेस नहीं लेते वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कंपोज करने की और अपने ऊपर कंट्रोल करने की आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। मतलब अगर नहीं करेंगे ना तो फिर ये एहसासात के और जज्बात के बहाव में आप ऐसे बह जाएंगे कि कोई समेट ही नहीं सकेगा आपको, ना आप खुद समेट सकेंगे। राइट, जिसके साथ ही क्या है वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश दिखते हैं जो इंसान, वो अंदर से वाकई इमोशनल होता है। इसलिए हमें मुस्कुराने की आदत इतनी महंगी पड़ गई, इसलिए अर्ज किया है कि हमें मुस्कुराने की आदत इतनी महंगी पड़ गई, वो छोड़ गए हमें ये सोच करके हम जुदाई में खुश हैं। ओए होए, राइट। और आज मेरे नॉटी दोस्त मिस्टर महफूज खान मार्क का बर्थडे है, तो मेरी जानिब से हैप्पी टू यू मिस्टर नॉटी, और तुम जियो हजारों साल, यही है दुआ मेरी। सो बी हैप्पी एंड स्माइल मोर ऑलवेज। साहिल शेख, राइट। थैंक यू साहिल शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज कार्ड्स के साथ ही बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। दीवाना दिल दीवाना जबरदस्त ट्रैक आप सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और उसके साथ ही मेरे पास जो रिकॉर्डिंग्स आई हुई आप लोगों की वो मुझे प्ले करनी है, तो जल्दी से देख लेते हैं शेख महबूब ने हमें क्या सिखा के भेजा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब सिंगिंग सॉन्ग तुम बिन जिया जाए कैसे। हो तुम बिन क्या है जीना, क्या है जीना, तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। राइट, शेख महबूब ये दिल कह रहा है, और इसके साथ ही अमरजीत सिंह का मेरे पास मौजूद है, तो जल्दी से इसको भी हम प्ले कर लेते हैं। अमरजीत सिंह। तुम बिन क्या है जीना, क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे है ये दिन, आओ जाओ लौट के तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम। राइट, अमरजीत का भी दिल कह रहा है कि आ जाओ लौट कर तुम। ओके, राइट। उसके साथ ही साथ मेरे पास है मेरे पास किसका मौजूद है, जल्दी से चेक कर लेती हूँ। राइट, लग रहा है यही है, अभी तक 3 मेरे पास आए थे। तो चलें जी, आप बाकी मुझे रिकॉर्डिंग भेजते रहिएगा, और थोड़ी देर के बाद हमें ईमान को लेना है, तो उससे पहले एक ट्रैक और मैं आपके लिए प्ले करती हूँ, जबरदस्त सा।
राइट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रमाविश खान। जिसे मैंने आपसे कहा था कि आज की हमारी सेगमेंट लाइट वुमेन में एक ऐसी बच्ची हमारे साथ है जिसका मैं बड़े दिनों से इंतजार कर रही थी और मुझे था कि किसी तरीके से मैं ईमान से बात कर सकूं। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ईमान फयाज भट्ट, उनको कहते हैं वेलकम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी ईमान, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थोड़ी सी आवाज मुझे हल्की आ रही है ईमान, थोड़ा सा जरा ताकत के साथ बोलिए। जी 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 ईमान, तो कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है आज कि आपने मुझे टाइम दिया अपना। नहीं, शुक्रिया नादा, आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे लाने के लिए। राइट नहीं, मुझे आज आपके बारे में बड़ा कुछ जानने को मिलेगा। जब मैंने पहली दफा देखा था आपकी जो पोस्ट वायरल हुई थी हर जगह पे कि 17 साल की बच्ची और उसने इतना बड़ा काम किया है, उसने बुक लिखी है इंग्लिश में वॉर विद इन के नाम से, और इतना सीरियस टॉपिक, इतनी सीरियस चीजें, और उस पर आपने माशाल्लाह से इतनी अच्छी रिसर्च करके पूरा काम किया है। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे कि इतनी छोटी सी उम्र में किताब कैसे लिख डाली आपने? मैं 15 साल की थी जब मैंने लिखना शुरू की थी, और बस ख्यालात वैसे थे कि मैं बस लिखना चाहती थी कुछ। मैंने उस टाइम पे बहुत कुछ सीखा था जिसको मैं लिखना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि मेरे रीडर्स जाने। हाँ, सही। तो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, क्या चीज ऐसी थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी कि मुझे कुछ लिखना है? तो ये काफी लंबी कहानी है। तो सबसे पहले तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम लोग 3 बहनें हैं, हमारा भाई है। तो जैसे कि हम बेटियों से नहीं एक्सपेक्ट करते जितने कि हम बेटों से रखते हैं, और बेटियों का बस यही होता है कि बेटियां हैं, इनको इन पे इतने पैसे खर्च ना करो, पढ़ाओ लिखाओ नहीं, बेटे थोड़ी ना बेटियां हैं। तो माँ बाप की तरफ से तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आसपास के लोगों और रिश्तेदारों की तरफ से हमेशा यही बातें सुनने को मिलती थी कि बेटियां ही हैं, बेटा थोड़ी ना है। और मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी कि बेटा या फिर बेटी है, आपकी औलाद है। और मैं बस ये साबित करना चाहती थी कि बेटे नहीं बल्कि बेटियां भी आपका फख्र बन सकती हैं। राइट। तो मैं शुरू से एक लाइफ स्टूडेंट थी, तो मेरा यही था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी और फिर डॉक्टर बन के मैं अपने बाप का फख्र बन जाऊंगी, क्योंकि हमारे मास्टर में ये सिखाया जाता है ना कि डॉक्टर बन जाओ, सक्सेसफुल होना है तो आप डॉक्टर बन जाओ और आगे से आपका बहुत स्कोप है। तो शुरू से मेरा यही था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं शुरू से एक लाइक स्टूडेंट थी, और फिर 9th क्लास में पहली दफा जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, और ये पहली दफा होता है जब आपको अपना आप साबित करने का एक किस्म का मौका मिलता है, जब आपका मुकाबला ना सिर्फ अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ बल्कि तमाम पूरे जिले के स्टूडेंट्स के साथ होता है। और मेरा यही था कि मैं लाइक स्टूडेंट हूँ और मैं बोर्ड में पोजीशन लूंगी। और क्योंकि आमतौर पर लाइक बोर्ड में जो टॉपर्स वगैरह होते हैं वही मेडिकल यूनिवर्सिटीज में आगे से जा रहे होते हैं। तो उन महीनों में मैंने बहुत मेहनत की, तकरीबन 5 से 6 महीने एग्जाम से पहले मैं 15-15 घंटे बैठकर पढ़ना, किसी और चीज का होश ना होना, और बहुत मेहनत की। और फिर एग्जाम्स हुए, एग्जाम्स भी मेरे काफी अच्छे हो गए। उसके बाद 3 महीने गुजरे, और 3 महीनों के बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट अच्छा था। मुझे पता कि बहुत से लोग कहते हैं कि इस बच्ची के 90% मार्क्स आए, लेकिन फिर भी नाशुक्री वगैरह, लेकिन मैंने बोर्ड में टॉप नहीं किया था। इनफैक्ट मैंने अपने स्कूल का प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ा था, जिस पर मुझे काफी तकलीफ हुई थी। लेकिन मुझे अंदर से अपनी गलती बखूबी पता थी कि मैंने अपने अल्लाह से ज्यादा अपने आप पर भरोसा किया था। मैंने कभी नमाज वगैरह नहीं थी पढ़ी। लाइक जब पेपर्स हुए थे तब मैंने नमाज पढ़ ली थी 2 हफ्ता, जिस तरह हर स्टूडेंट करता है। लेकिन उसके अलावा मैंने कभी अल्लाह से कुछ नहीं था मांगा, ना पहले ना बाद में। और अक्सर मेरे दिमाग में यह ख्याल आता था कि मुझे अपने अल्लाह से मांगना चाहिए, उससे बोलना चाहिए, लेकिन मैंने कभी नहीं था किया। और बस मैं अपने आप से ये कह देती थी कि मेहनत तो की है ना मैंने, अल्लाह आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देता, जो मैंने एग्जाम में लिखा है वो मिट तो नहीं जाएगा। लेकिन अब मेरे मार्क्स कम आए थे, और एक किस्म की शुरू से लायक बोले जाना मार्क्स की बिना पर मेरी एक किस्म की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बन चुका था। और उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास अपनी इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए अब कोई चीज नहीं बची। और मुझे काफी बुरा लग रहा था उस टाइम पर। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे मास्टर में यही तो होता है कि हम बच्चों को शुरू से मार्क्स की बिना पर लायक बोलते हैं, और जब उनके मार्क्स कम आते हैं तो हम कहते हैं कि आप लायक नहीं हो, आप डम हो।
और ये बात सरासर गलत है कि आप मार्क्स की बिना पर ये नहीं बता सकते कि एक बंदा कितनी इज्जत का मुस्तहिक है या फिर वो किस तरह की जिंदगी गुजारेगा। और उस टाइम पर तमाम चीजें मुझे पता चल रही थी और मुझे यही था कि अब मेरे मार्क्स नहीं आए तो यानी कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि हम लोग एक कुएं के मेंढक हैं। हम जब उस कुएं में होते हैं ना तो हमें यही लगता है कि वो कुआं हमारी पूरी की पूरी दुनिया है, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इस कुएं से बाहर और भी दुनिया है जहाँ पे बहुत चीजें हैं करने को। अगर एक चीज नहीं तो दूसरी है, दूसरी नहीं तो तीसरी है। आप एक मार्क्स कमाने को अपना एक अल्टीमेट फेलियर नहीं कह सकते। और दूसरी बात मुझे ये पता चली कि आप जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जब तक एक चीज के अंदर अल्लाह की मर्जी नहीं होती आप वो चीज आपको कभी भी नहीं मिलती है। बिल्कुल। और उस टाइम पर ये तमाम चीजें मेरे दिमाग में थी और बस मैं ये नहीं कहना चाहती थी कि ये मेरा फेलियर है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत ज्यादा बच्चों का ये होता है कि जब वो एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल कॉलेज का फेल करते हैं और उसके बाद वो उससे रिकवर ही नहीं कर पाते, उसके बाद वो अपनी लाइफ पर वापस ही नहीं आ पाते। और मैं उन स्टूडेंट्स में से एक नहीं होना चाहती थी। और फिर मैंने उस टाइम पे मुझे लिखने वगैरह का शौक था, फिर मैंने कहा कि मैं लिखूंगी और ये तमाम चीजें जो मैंने सीखी हुई हैं मैं अपने रीडर्स को बताऊंगी कि बेशक आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में हालात या फिर चीजें एक किस्म की हो जाएं और वैसी नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हालात अल्लाह आपको देगा या फिर जो चीजें अल्लाह आपको देगा वो अच्छी नहीं है। इनफैक्ट वो आपके लिए बेहतरीन होगी। तो मैंने उस टाइम पर बजाय ये सोचने के कि मैं डम हूँ या फिर मैं लायक नहीं हूँ या फिर मेरा कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि मैंने बोर्ड में टॉप नहीं किया, मैंने वो तमाम चीजें बस लिख ली। सही, बहुत इंस्पायरिंग। और मुझे मतलब हैरत हो रही है, 15 साल की बच्ची ने लिखना शुरू किया था और मतलब होता है ना कि हम पूरी जिंदगी पता है कि अपने ऊपर भरोसा कर रहे होते हैं। हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हर वक्त मतलब ये सोचते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये दिखा सकता हूँ दुनिया को, मेरे हाथ में ये है, मेरी ये ताकत है, मेरा ये इख्तियार है। और वो कभी ये नहीं सोचता कि चूंकि मैं अपने ऊपर इतना भरोसा कर रहा हूँ, मैं कहीं पे अल्लाह का नाम नहीं ले रहा होता कि ये अल्लाह ने मुझे दिया है, अल्लाह का शुक्र है और उसकी मेहरबानी ना होती तो मैं ना कर पाता। तो पूरी जिंदगी इस रविश पे गुजार देते हैं। आपने एक जरा सी ठोकर, उसको भी मैं ठोकर नहीं कहूंगी क्योंकि आपके माशाल्लाह से 90% मार्क्स थे, इसके लिए कितने हजारों बच्चे हैं वो इसका ख्वाब देख रहे होते हैं। तो इतनी सी बात पे आप यकीनन बहुत इंटेलिजेंट हैं मान, जिन्होंने मतलब इतना हसास आपका दिल है कि आपने इस बात से अल्लाह को माशाल्लाह से इतनी छोटी सी उम्र में पहचाना, जो लोग उम्र लगा देते हैं नहीं पहचान पाते। जी जबरदस्त, शुक्रिया। हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है और इतनी मैच्योर सोच। सीरियसली मतलब जब मैंने ये देखा था ना कि इस बच्ची ने किताब लिखी है तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में एक लड़की किताब लिखती है, इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर लिखती है, तो मुझे बहुत इश्तियाक था तुमसे बात करने का। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि वॉर विद इन मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कुछ इसमें डिप्रेशन से और इन चीजों से जो है वो कुछ फाइट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या स्टोरी है, किस तरह से लिखी है तुमने? ये स्टोरी एक 50 साल खातून के बारे में है और वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी बता रही है, साथ में अपने प्रेजेंट के हालात भी बता रही है और इन अपनी पूरी स्टोरी के थ्रू वो ये स्टोरी नरेट कर रही है कि वो किस तरह अपनी जिंदगी में आने वाले डिप्रेशन को और मुश्किलात को अल्लाह से ताल्लुक अपना बेहतर करके ओवरकम करती है। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त। तो ये 50 साल की खातून मतलब कोई बड़े लोगों के साथ, अपनी दादी के साथ उठना बैठना था, मतलब ये बड़ा एक मुश्किल काम है। एक सिर्फ 15 साल की बच्ची वो 50 साल की औरत की फीलिंग्स लिखे, तो क्या कुछ इस तरह का कनेक्शन रहा है जरा बड़ी उम्र के लोगों के साथ? नहीं, पापा मम्मा के साथ था लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के साथ नहीं। अच्छा, सही। तो सही, खुद से ये ज्यूम किया है कि किस तरह की उनकी फीलिंग्स होती होंगी और क्या। खुद से। जबरदस्त, ग्रेट। और इसके ऊपर जो बुक है उसके ऊपर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत अच्छे तुम्हें जो है व्यूज मिले हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं, तो ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया कि मुझे भी इंशाल्लाह पढ़नी है वो बुक और मैं जरूर पढ़ूंगी, काफी दिनों से चाह रही हूँ। अच्छा, इसके साथ मुझे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में ये बताओ कि पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। सियालकोट से है, तो वहाँ पे स्कूल मेरा स्कूल इजी ग्रामर स्कूल था। हाँ। और उसके बाद मैंने ICS किया सुपीरियर कॉलेज से और अब फिलहाल मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। तो अभी तुम्हारी एजुकेशन चल रही है, तो क्लासमेट्स जो हैं, जो फ्रेंड्स हैं, अच्छा कितने बनते हैं ये बताना मुझे। सबसे पहले तो ये बड़ा अहम सवाल है कि फ्रेंड्स कितने बनते हैं तुम्हारे? क्या कितने बनते हैं? दोस्त, फ्रेंड्स कितने होते हैं? दोस्त यानी कि सलाम दुआ सबसे होती है। मेरी क्लास में भी हर किसी से सलाम दुआ होती है, लेकिन
दोस्त मेरे कम ही होते हैं। मैं समझ गई थी, इसीलिए मैंने कहा कि ये अहम सवाल है, क्योंकि जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, उनके दोस्त जरा कम ही बनते हैं। जब भी वो इतने क्रिएटिव होते हैं, वो जरा अपनी दुनिया उनकी होती है, तो ये मैं समझ गई थी, मुझे अंदाजा था इस बात का कि दोस्त कम होते होंगे। जब भी इंसान, पता है मतलब ये भी लोग समझते हैं इस चीज को कि जिनके फ्रेंड्स कम है वो बहुत ही कोई बदकिस्मत किस्म के इंसान है, जबकि मुझे लगता है कि वो बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं, क्योंकि उनको अपने आप के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलता है ना। आपको अपना आप पहचानने का मौका मिलता है। जब ज्यादा लोग आपकी लाइफ में होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन भी उतनी ज्यादा ही होती हैं और आप अपना आप पहचान नहीं पाते। एग्जैक्टली। और इस बात का सबसे ज्यादा अंदाजा मुझे तब हुआ था कि जब मैं हॉस्टल में अकेले रहना शुरू किया और फिर मैं बिल्कुल अकेली हो गई और लाइक दोस्त वगैरह भी नहीं थे। और फिर उस टाइम पर मैंने अपने आप से बहुत कुछ सीखा और उस अकेले टाइम ने मुझे अपने अल्लाह के करीब कर दिया मजीद। तो अकेले रहना इज अ ब्लेसिंग। राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, तो कितना टाइम दिन में तुम ये जो अपनी कोई भी अगर बुक लिखनी है या कुछ भी कोई आइडिया किसी के ऊपर काम कर रही होती हो, तो कितना टाइम लगाती हो? तकरीबन बुक लिखने से पहले मैंने कुछ नहीं था सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं लिखती गई, मुझे ख्यालात आते गए, मैं लिखती गई। तो तकरीबन 1 साल के अरसे में 11 महीनों में तकरीबन मैंने पूरी बुक लिख दी। लेकिन उसके बाद उसे पब्लिश करवाना एक बहुत बड़ा टास्क था, तो उसमें मुझे तकरीबन 1.5 साल मजीद लग गया। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, ऑथर्स वगैरह के लिए पब्लिशिंग हाउसेज नहीं है, तो इस वजह से तकरीबन 2.5 साल में ये पूरा का पूरा काम किया, 15 से लेकर 17 तक। सही। अच्छा, तो फिर इसमें मतलब किसी ने हेल्प आउट घर से किया था? जब बुक पब्लिश करवानी थी तो घर वालों ने सीरियस लिया था कि हाँ इसको पब्लिश करवाना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। लेकिन अगेन वही बात थी कि मेरी फैमिली को भी इतना पब्लिशिंग वगैरह के बारे में पता नहीं था, तो उस लिहाज से मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत मदद की। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, बुक लिखी है माशाल्लाह, तो इससे पहले बुक रीडिंग के ऊपर कितना टाइम लगाया है? क्या बचपन से रहता था कि बुक्स पढ़नी है, घर पे माहौल था इस तरह का कि बुक्स लाके देते थे पेरेंट्स के, कुछ पढ़ते रहो? मेरे पापा को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मेरे पापा बहुत ज्यादा उर्दू नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वो मुझे उसके बारे में शुरू से बताते रहते थे। तो तकरीबन 12 साल की उम्र में मैंने खुद किताबें पढ़ना शुरू की थी। तो उस टाइम पर जिस टाइम पे मैंने ये बुक लिखी थी, उस टाइम पे मुझे हैरी पॉटर का बहुत शौक था वगैरह, काफी किताबें पढ़ चुकी थी, तो तब लिखना शुरू कर दी। सही। राइट, ग्रेट, जबरदस्त। तो फिर अब क्या इरादा है आगे? अब आगे कुछ और मतलब इसी फील्ड में काम करना है? जी, अब मैं दूसरी बुक लिखना शुरू कर दी है। तकरीबन मैंने इसके 10 चैप्टर लिखे हैं। तो लेकिन फिलहाल अभी फाइनल वगैरह चल रहे हैं, तो उसके मैं मजीद कुछ नहीं लिख पा रही। लेकिन इंशाल्लाह छुट्टियों में कंप्लीट करके पब्लिश करवाऊंगी इंशाल्लाह। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, तो वो डॉक्टर बनने की जो बात हो रही थी पहले, तो ये डॉक्टर बनने का अपना शौक था या फिर घर वालों की तरफ से सुना हुआ था? तो फिर वो क्यों नहीं आगे बढ़ सका सिलसिला, क्या है उसमें? डॉक्टर बनने का अपना शौक नहीं था, बस डॉक्टर इसलिए बनना था क्योंकि हमारे माशरे में डॉक्टर बनने को बहुत ज्यादा समझा जाता है कि डॉक्टर बन जाओ, बहुत स्कोप है, बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा और फख्र की बात होगी वगैरह। अपना तो कोई शौक नहीं था। अच्छा, लेकिन उसके बाद वही बात है ना, उसके बाद मैंने अपने आप को जानना शुरू किया कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे मेरा क्या शौक है। मुझे लिखने का शौक मिला और इसके अलावा मुझे ये पता चला कि मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, मुझे कोडिंग अच्छी लगती है, ये सारी चीजें। सही। और हमारे माशरे में वैसे अगर देखा जाए तो लड़कियों के लिए 2 ही प्रोफेशंस रखे जाते हैं, एक तो टीचिंग, दूसरा वो डॉक्टर बन जाए। तो अब ईमान तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या मतलब लड़कियों को कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अपने आप को मनवा सकती हैं और किस किस फील्ड में जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्या आगे करना चाहिए लड़कियों को? मुझे लगता है कि आपको लड़कियों को वही फील्ड चूज करनी चाहिए जिनमें वो शौक रखती हैं, लाइक जो वो करना चाहती हैं, बजाय इसके कि इस चीज में ज्यादा इज्जत है या फिर उस चीज में। और लड़कियां हर फील्ड में जा सकती हैं, बेशक वो इंजीनियरिंग हो या फिर कंप्यूटर साइंसेज हो, जो मर्जी हो। हम लोग हमेशा उनको डॉक्टर या फिर टीचिंग की तरफ लेकर आ जाते हैं, लेकिन आप वो काम करें जो आप चाहते हैं। और लड़की हो या लड़का, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। सही। तो अब इसके बाद जैसे ये और साइंसेज में लड़कियों को आने की जरूरत है। राइट। तो ये जो चीजें तुमने सुनी अपने इर्द गिर्द के लड़कियां कुछ नहीं कर सकती और भाई नहीं है, तो आगे कुछ मतलब लड़कियों के लिए सोचा? ऐसी बहुत सारी, तुम्हें तो अपॉर्चुनिटी मिल गई ना माशाल्लाह से, तुम्हारे घर वालों ने भी सपोर्ट किया और तुम्हारे घर पे ये नहीं था प्रॉब्लम कि नहीं लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, इर्द गिर्द के लोग कहते थे। लेकिन बहुत सारी लड़कियां इसी सिस्टम में रहती हैं,
उनके घर का इसी तरह का माहौल होता है, तो आगे जब जाके मतलब ईमान अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी और किसी जगह पे पहुंच जाएगी, तो क्या ईमान ने ये सोचा है कि उन लड़कियों के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म, कोई जगह, कोई इंस्टीट्यूट, कि उनको भी कोई जगह मिल सके जहां पे वो अपने आप को मनवा सके? ऐसा कुछ करने का इरादा है मुस्तकबिल में? इंशाल्लाह ज़रूर। जब मैं इन तमाम चीज़ों से गुजर रही थी तो मुझे यही बात था कि कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि अनएजुकेटेड सर्कल से था, तो मेरी भी कोई मदद करने वाला नहीं था। तो मैंने ये बात हमेशा से सोची है कि जब मैं एक ऐसे मुकाम पर आ जाऊंगी कि मैं किसी और की मदद कर पाऊँ, खासतौर पर उन लड़कियों की जो कि मेरे जैसी हैं, तो मैं ज़रूर करूँगी मदद, लाइक हर चीज़ में, बेशक वो रिप्लाई करना हो, क्योंकि रिप्लाईज वगैरह ना आना सबसे बड़ी मायूसी की बात थी कि मुझे कोई रिप्लाई वगैरह नहीं था देता, ना ही कहीं से मिलता था। तो इंशाल्लाह जरूर, मैंने हमेशा से शुरू से ये बात सीखी है, आई मीन सोची है सही कि मैं जरूर मदद करूंगी उन तमाम लड़कियों की जिनको अपॉर्चुनिटीज माशरा नहीं देता। सही, ग्रेट, जबरदस्त। और अच्छा, मैं इंस्टा पे फॉलो कर रही होती हूँ तो अक्सर मैं तुम्हारी पोस्ट देखती हूँ और मैं हमेशा मतलब थोड़ी सी हैरान रहती हूँ इस बात पे कि ये बहुत जिस तरह की जो चीजें होती हैं बाजों का जो लोग छुपा भी रहे होते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस के हवाले से, वो तुम मतलब बताती हो कि लाइफ में मेरा ये फेज चल रहा है, ये सब कुछ। तो ये क्या उतार चढ़ाव जो जिंदगी की इतनी सी एज में है, इसको तुम किस तरह से देखती हो कि क्या है ये? तुम बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, या क्या चीज है? मेरे ख्याल से इमोशनल और सेंसिटिव हर कोई होता है, लेकिन हम उनको एक्सप्रेस करने के लिए स्पेस नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि छोटी उम्र में मसले नहीं होते, लेकिन मसले हर एज में होते हैं। ये अलग बात है कि हम बड़े हो गए होते हैं, इसलिए मुझे एक 12 साल बच्चे या बच्ची का मसला नहीं लग रहा होता, लेकिन अगर मैं अपने आप को उस एज में रखकर देखूं, बेशक अब मैं अगर 15 साल की उम्र में सोचूं कि मैंने मार्क्स कम आए थे, तो अक्सर लोग कमेंट्स में इस बात पर हंस रहे होते हैं कि, लेकिन वो ये बात रियलाइज नहीं करते कि उस 15 साल बच्ची के लिए और उसके लाइक जो उसकी एज है और अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई, ना ही वो इतनी मैच्योर है, उसके लिए ये बड़ा मसला है। और हमें उसकी एज के लिहाज से उसकी इस चीज को सीरियस लेना चाहिए। अगर एक 7 साल बच्चे से एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और वो इस बात पर रो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका मजाक उड़ाएं, ये मसला उसके लिए बड़ा है और हमें एक अडल्ट होने की हैसियत से हमारा फर्ज है कि हम उसकी मदद करें, ना कि इसके कि हम ये बोलें कि इस उम्र में मसले नहीं होते। और आई थिंक इस उम्र में आने वाले जो मसले होते हैं ना, वो उन पे गौर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर आगे से जब आप अडल्टहुड में जाते हो, तो अगर आपका पीछे से कोई चीज ऐसी थी जिसको आपका हल करना जरूरी था और वो उस चीज को आपने हल नहीं किया, तो आगे जाके वो मसला और बड़ा मसला बन जाएगा। और ये चीज ठीक नहीं होगी। और बेशक मार्क्स की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो जाना, ये मसला भी बहुत बड़ा है। और उस थोड़े अरसे के लिए मैं एहसास कमतरी का शिकार हुई थी कि मेरे मार्क्स कम है और किसी के मेरे से ज्यादा तो वो ज्यादा लायक है, और अगर मैं उस चीज को वैसा का वैसा छोड़ देती तो मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी में इस चीज का शिकार रहती। एग्जैक्टली। और इस चीज को एक्सप्रेस करना जरूरी है कि ताकि हमारा माशरा अच्छा हो, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के माशरा बनाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम बाज़ औक़ात मतलब यही सोच के इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा है, बच्चा तो किसी भी चीज से बहल जाएगा और उसके इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके जहन में वो जो पलने वाले सवालात हैं, जो उलझने, वो उसकी पूरी जिंदगी पे हावी हो सकती हैं। तो उनका वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। राइट, बिल्कुल सही बात है ईमान। और मुझे वाकई मतलब बहुत अच्छा लग रहा है बात करके तुमसे, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसी तरह की हमें बहुत सारी तुम्हारी बुक्स भी पढ़ने को मिलेंगी। और मुझे भी चाहिए तुम्हारी बुक, थोड़ा कोई लिंक वगैरह मुझे सेंड करना ताकि मैं भी पढ़ सकूं इंशाल्लाह, और हमारे जितने सुनने वाले लोग हैं वो लोग भी पढ़ सकें, उनको अंदाजा हो सके कि माशाल्लाह से इतनी छोटी सी ईमान की कितनी मैच्योर सोच है। और आगे भी हम चाहेंगे कि इसी तरह से तुम ये सिलसिला रोकना नहीं और लिखती रहना, और जो भी इर्द गिर्द, क्योंकि देखो ये तो सिर्फ एक वो प्रॉब्लम है जो तुम पे गुजरा, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी मुश्किलात हैं। तो अल्लाह ताला ने जब तुम्हें इतना एक सेंसिटिव माइंड दिया है, सोचने वाला समझने वाला दिल दिया है, तो उनके प्रॉब्लम्स को जबान देना मतलब तुम्हारा एक तरह से फर्ज भी है। माशाल्लाह तुम्हारे हाथ में ये हुनर है कि तुम लिख सकते हो। मेरा फर्ज है। हाँ, तो जरूर तुम लिखना, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट बुक तुम्हारी पब्लिश होगी तो मुझे जरूर बताना। हम लोग फिर एक दफा तुम्हें अपने शो में लेंगे और जानना चाहेंगे उस किताब के बारे में। इंशाल्लाह। चलो, मुस्तकबिल के लिए तुम्हारी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आने वाले दिनों में तुम्हें, और तुम्हारे घर वालों के लिए तुम फख्र का बाइस बनो उनके, और वो ये बिल्कुल लोगों की सोच बदल जाए इस मामले में कि बेटा नहीं है तो बेटी क्या कर सकती है।
बेटी करके दिखाया, और इंशाल्लाह बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि करती हैं, प्रूव करती हैं इस बात को, लेकिन लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल यही चाहूंगी कि तुम्हारे घर वाले और हम सब लोग फख्र करें कि हमारे पाकिस्तान की माशाल्लाह से ये जो बेटी है इसने फख्र से हमारा सर ऊंचा किया है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू ईमान, बहुत ख्याल रखना अपना, और इंशाल्लाह ताला फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। राइट लिस्टनर्स, हमारे साथ ईमान फयाज बट, जो कि मैंने आपको बताया कि 17-18 साल की बच्ची है और उसने किताब लिखी माशाल्लाह से, और मुझे पता चला कि 15 साल की उम्र में किताब लिखना शुरू की थी, और एक छोटी सी चीज थी, मतलब बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी, मार्क्स थोड़े कम आए थे, लेकिन एक जो चीज होती है ना, जो बच्चे होते हैं, अच्छा ये भी एक बड़ी समझने वाली चीज है कि जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके मार्क्स हमेशा वो टॉप कर रहे होते हैं अपनी क्लास में, फर्स्ट आ रहे होते हैं, तो वो घर वाले कुछ इस तरह का इंप्रेशन बना देते हैं कि अगर वो फर्स्ट से कभी सेकंड आ जाए ना, तो घर वाले यूं घूर के देख रहे होते हैं कि ये क्या किया तुमने। तो ये नहीं रवैया होना चाहिए बिल्कुल भी, मतलब कोई भी किसी भी वक्त में कुछ उसके मार्क्स कम भी आ सकते हैं, हर दफा जीतने वाला कभी कभी हार भी सकता है, तो ये सारी की सारी चीजें मतलब जहन में रखनी चाहिए। और वही वाली चीज जो मुझे समझ में आई ना, जो ये कॉल है कि मैंने अपनी हार से अपने रब को पहचाना, अपनी शिकस्त से रब को पहचाना, तो ये एक चीज बड़ी ब्लेसिंग होती है उन लोगों के ऊपर जिनकी जिंदगी में थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आए और वो अल्लाह को पहचान ले, तो बहुत बड़ी बात, बहुत जबरदस्त। मुझे बहुत अच्छा लगा ईमान से बात करके, और डेफिनेटली आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी ईमान की बातें। चलिए एंजॉय करते हैं एक और जबरदस्त ट्रैक। राइट लिस्टनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेजेंट शुमाविश खान, और आपके मैसेजेस भी मेरे पास हैं, आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स जो कि आप लोगों ने सेंड की हैं मुझे, वो भी मेरे पास हैं। राइट, तो देखते हैं कि किसका है मेरे पास, किस किस का चल गया है और किसका बाकी है। इन्होंने किसी एक बंदे ने भेजा हुआ है, उन्होंने नाम भी नहीं लिखा हुआ और ये भी नहीं बताया हुआ कि उन्होंने क्यों भेजा है, तो प्लीज आप देख लीजिए, हो सकता है कि आपका ये सॉन्ग ही कॉम्पिटिशन के लिए हो, लेकिन मैं समझ ना पा रही हूँ। ठीक है, साजिद अली बेफरवा। सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हैं दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। राइट, साजिद अली बेफरवाह, और इसके साथ ही कौन है, इसके साथ मेरा सॉन्ग चलाओ, ये कौन है, ये है सादन बलूच। आई थिंक ये है कंपटीशन वाला सॉन्ग है। ठीक है। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे तुम बिन जिया जाए। राइट, सादन बलूच, उसके साथ और कौन है, ये है गोविंद शर्मा। गोविंद शर्मा ने भी मुझे भेजा हुआ है, तो इनका भी जल्दी से चला लेते हैं। सदियों से लंबे है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आजा लौट कर तुम, आजा लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आजा लौट के तुम, ये दिल कह रहा है, हो 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 ला ला ला। थैंक यू मैम। वाओ, ग्रेट गोविंद शर्मा, क्या बात है भाई, क्या आखिर में आपने सुर और ताल लगाए। राइट, और गोविंद शर्मा के बाद कौन है, कोई बचा, अमरजीत का मैंने चला दिया था, और मेरा ख्याल है हो गए तकरीबन। अगर किसी ने भेजना है तो प्लीज जल्दी से मुझे सेंड कर दीजिए, वरना फिर अगर थोड़ी देर के बाद आएगा तो फिर नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलो तो आप सेंड करें, उसके साथ ही आपके मैसेज की तरफ मैं आ जाती हूँ और देखते हैं कि किसका है मेरे पास मैसेज, क्या कह रहे हैं आप। तो मेरे पास किसका है, किसका है, किसका है। राइट, अफरोज चकवा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, और प्रोग्राम डे लाइट में आप सब लोगों का स्वागत। ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं। आज के टॉपिक पे आते हैं। मैं जब भी घर से निकलने का वक्त होता है ना, आंखें और दिल दोनों रोने लगता है, और फिर जब कुछ दूर जाने के बाद दिल की हालत बेहतर हो जाती है, वो फिर ये होता है सीन। अच्छा, आज के मेहमान को वेलकम, स्वागतम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज खान चकवा, थैंक यू सो मच। और मुझे वाकई मतलब बात करके ईमान से ना बहुत अच्छा लगा। अभी इस वक्त भी मेरी बड़ी अच्छी फीलिंग है, और मुझे बड़ा फख्र हो रहा है इस बात पे कि माशाल्लाह से इस तरह की इतनी कम एज में ना, जब इतनी इंटेलिजेंस, इतनी
इतनी मैच्योरिटी देखने को मिलती है, बड़ा कम होता है इस तरह, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा से ऐसे बच्चों को बहुत पसंद करती हूँ जो इतनी एज में इतने मैच्योर हो, वरना तो अजीब मतलब लोग छलांगे मारते घूम रहे होते हैं उम्रों में। तो मुर्तजा खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, और आज तो आपने कमाल कर दिया माई मैम, नाइस टॉपिक, जुदाई लाजवाब कर दिया, और मैसेज थोड़ा लंबा होगा लेकिन बर्दाश्त कर लीजिएगा आप भी और हमारे दोस्त भी। प्रोग्राम एंट्री सॉन्ग DDLJ उदित नारायण की आवाज लाजवाब, और आज दिल की दास्तान बयान करते हैं, ज़बां खामोश आंखों में नमी होगी, यही बस दास्तान जिंदगी होगी। ओके ऑलराइट, और भरने को तो हर जख्म भर जाएगा, लेकिन कैसे भरेगी वो जगह जहां जहां उसकी कमी होगी। काश ये जालिम जुदाई ना होती है खुदा, तूने ये चीज बनाई ना होती, ना हम उनसे मिलते ना प्यार होता, जिंदगी जो अपनी थी वो पराई ना होती, और तुझे देखने के लिए तरसते हैं हम, तेरी चाहत के लिए तड़पते हैं हम, क्यों चली जाती है मुझसे दूर, तेरे बिना रोज रोज मरते हैं हम। हैव अ नाइस एंड ब्यूटीफुल डे। मुर्तजा खान इतना इमोशनल, मतलब ये क्या सीन है, इसके पीछे तो मुझे कोई कहानी लग रही है। अंबर वहीद ने कहा मावशी आज का टॉपिक जुदाई दिल के तार छेड़ने वाला है, और वर्ड जो जुदाई है ना, ये अपने खास की जुदाई याद आपने दिला दी। जब मेरे अब्बू और भाई हमसे जुदा होकर दुनिया में हमेशा छोड़ गए थे, तो वो जनवरी का महीना था और बस दोनों हमसे जुदा हुए, तो कुछ बुरा लगे तो माफी चाहती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि मतलब हम तो ऐसी मतलब एक तरह से फन में ले रहे हैं, लेकिन आपके साथ थोड़ा वाकई मतलब थोड़ा क्या बहुत ही सीरियस वाला मामला। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। राइट, अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि किसी ने एक दिन मुझसे पूछा खुश रहने की वजह क्या है, मैंने हंसकर बताया मैं जीना चाहता हूँ। आई एम सॉरी मैम, मैं हमेशा रोमांटिक सॉन्ग पसंद करता हूँ, आज दर्द भरा सॉन्ग है तो सिंगिंग नहीं कर सकेंगे। आई एम सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि आप ऐसे ही खुश रहें, लेकिन गम इंसान को ना बाज़ों का बड़ा कुछ समझा देता है, तो गम से बचना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा गम कभी महसूस कर लेना चाहिए। कभी ये होता है कि गम की वजह से आप अपनी जिंदगी में वो चीजें पा लेते हैं जो आपको खुशियों में नजर भी नहीं आ रही होती। राइट, इश्क में दुनिया गवाही है ना जान दी है फराज, फिर भी हम हैं अहले मोहब्बत की मिसालों में रहे। राइट, चैलेंज गुड, जबरदस्त। और इसके साथ ही मेरे पास एक और आला ट्रैक जो कि मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए। राइट, ये मौसम का जादू है मिधुआ, जबरदस्त ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया, और वाकई कुछ मौसम का जादू शादू तो चल रहा है, क्योंकि गाने आज मेरे बड़े अच्छे लग रहे हैं, और वजह उसकी यही है कि मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है। जब मौसम अच्छा होता है ना तो बंदे का मिजाज खुद ब खुद अच्छा हो जाता है, और उसको सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है, और फिर वो अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के लेकर भी आ जाता है। राइट, अच्छा इसके साथ ही साथ मेरे पास है मैसेज, किसका, मेरे पास मैसेज अंबर वहीद का बहुत सारा, एक कुछ लिखा हुआ है, दुआएं दी हुई। अमरजीत सिंह कहते हैं कि गुड आफ्टरनून, टॉपिक के हवाले से मैम, पहले जब हम घर से वापस आते थे ना उस समय में मदर को देख के इमोशनल हो जाता था, लेकिन अब भी फील ही नहीं होता क्योंकि आदत बन गई है आने जाने की। हाँ बिल्कुल सही, आदत भी तो हो जाती है। राइट, अर्जुन रॉय ने कहा हुआ है क्या, ये कहते हैं कि गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी ट्यूसडे, सलाम नमस्ते एंड हैप्पी होली, और उसके आगे हंसे में एक दफा फिर मजाक, मेरे साथ इतने मजाक क्यों अर्जुन रॉय। और कहते हैं माई मैम, जब भी मैं किसी से जुदा होता हूँ ना तो मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैं किसी चीज को सीरियस लेता ही नहीं हूँ, और मैंने अपने मोबाइल की बैटरी 15% होने पे सीरियस नहीं होता हूँ, तो किसी से जुदा होने पे क्यों सीरियस हूँ भाई। और मैम मुझे बिल्कुल गम नहीं होता है किसी से जुदा हो गया, मुझे तो बहुत खुशी होती है। अच्छा मतलब ये वाला सीन चल रहा है, इस तरह के हालात है, क्या मतलब कुछ फॉल्ट तो नहीं है अंदर टेक्निकल, इसको जरा दिखा लें। राइट, इसके साथ ही मेरे पास किसका है न्यू वाला मैसेज, अंबर वहीद ने मुझे फालूदा भी भेजा हुआ है, इतनी सर्दी में फालूदा कौन खाता है, कॉफी भेजनी चाहिए थी, नहीं खा सकती मैं। राइट, इसके साथ न्यू वाला मैसेज, सुरजीत कुमार गुड आफ्टरनून, वेरी नाइस प्रोग्राम। अंबर वहीद आज माशाल्लाह किसी बात पर बड़ी खुश है। अच्छा, सही से सऊदीया और कतर की जो सरहदें खुल गई हैं, राइट, इसके लिए हैप्पी, अल्लाह करे कि सब कुछ अच्छा ही रहे, और बहुत मुबारक हो आप लोगों को, इंशाल्लाह ताला सब कुछ सेट हो जाए। राइट, ईमान फयाज भट्ट के लिए मैसेज है किसका, ये है मुर्तजा खान का। कहते हैं कि ईमान फयाज भट्ट, बहुत अच्छी प्यारी बातें हैं, उस उम्र में इतनी अच्छा तजुर्बा बहुत कम लोगों को मिलता है माई मैम, और हम दुआ करते हैं कि इनके इल्म में और इजाफा हो, आमीन सुमा आमीन। बिल्कुल, और गोविंद शर्मा इज द बेस्ट सिंगर, मुझे भी गोविंद शर्मा का पर्सनली अच्छा लगा। आप देखते हैं कि कौन जीतेगा लकी ड्रॉ के तहत, लकी ड्रॉ का जो दिल चाहेगा। वैसे मैंने नोट किया है कि जो एक आध वो जो वोट आते हैं ना किसी के लिए भी, मतलब जो कर देता है जाके, तो उनके लकी ड्रॉ में ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये भी आप कट के देख लीजिएगा, हो सकता है कि आज गोविंद शर्मा ही जीत जाए, लेकिन गोविंद शर्मा की वो ओहो हो जो थी ना मुझे अच्छी लगी थी। अंबर सरिया कहते हैं, अंबर सरिया क्या, गुरजीत पाजी अंबर सरिया कहते हैं कि हेलो सिस्टर, आई एम अंबर सरिया, कैसे हो, और ठीक ठाक हो। और सिस्टर जी, हमारी बेटी अमितोज का आज हैप्पी वाला बर्थडे है, तो उसको विश करो, और आज के मेहमान को दिल से वेलकम। अंबर सरिया, बिल्कुल आपकी बेटी को अमितोज आई थिंक, तो हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, बहुत बहुत मुबारक आपको सालगिरह, जबरदस्त, बहुत अल्लाह ताला
कामयाबियां मिले, लंबी उम्र के साथ आपकी जिंदगी गुजरे। राइट, इंटरेस्टिंग इंटरव्यू मैम, बहुत अच्छी सोच है ईमान की, बिल्कुल अर्जुन रॉय ऐसे ही है। गोविंद शर्मा ने सलाम वलाम किया हुआ है, कहते हैं प्रोग्राम फुल एनर्जी। और रही बात टॉपिक की, तो मुझे घर जाने में बहुत खुशी मिलती है, उस दिन हंस के निकल जाता हूँ, वापस आने के टाइम में सचमुच मेरी आंखें भर जाती हैं, कभी कभी रो देता हूँ। राइट। असमत आफरीदी कहते हैं बहुत बहुत काबिल बच्ची है ईमान, माशाल्लाह। असमत, मैं आपके सवाल का वेट कर रही थी कि शायद आप ईमान से कोई सवाल करेंगे, लेकिन उस वक्त आया नहीं। चलें, खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ईमान को कभी लेंगे। हमारी इंशाल्लाह दुआ है ईमान के साथ कि अल्लाह ताला इसी तरीके से इसके इल्म में भी वाकई इजाफा हो और इसी तरह से हमें किताबें भी इसकी पढ़ने को मिल सके इंशाल्लाह ताला। असमत आफरीदी ने कहा है कि वाह मैम, पुरानी जीन्स अली हैदर की क्या बात है, अली हैदर का सॉन्ग बहुत कम चलाती हैं आप, बहुत अच्छे सिंगर हैं, मेरे तो बहुत फेवरेट सिंगर हैं सीरियसली, लेकिन पता नहीं क्या इत्तेफाक होता है कि मैं चला नहीं पा रही होती बहुत, वरना मेरे मोस्ट फेवरेट सिंगर हैं अली हैदर, मुझे बहुत पसंद है शुरू से इनके गाने। अच्छा, अजीज नेपाली हैं, कहते हैं क्या, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, और क्या ख्याल है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे। क्या ख्याल है, क्या हाल है, मैंने कहा क्या ख्याल है, किस बात पे क्या ख्याल है। आज मैम बहुत खुशी की बात है, सऊदी और कतर का बॉर्डर खुल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आर के आजमी ने कहा मैम, ये जो बात बोलते हैं ना कि बेटी क्या कर सकती है, जो बेटी कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता, ये ऐसे ही बोलते हैं, और सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह करे कि आप लोगों का हमेशा खुश रहे, दुआ है मैम। और ईमान फयाज ब्यूटीफुल, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप बहुत ऊपर जाओ इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब ये जो मुकाबले हैं ना, मुझे किसी तरह से समझ में नहीं आते। किसी घर पे ऐसा होता है कि बेटियों को बहुत ही ज्यादा सप्रेस करके रखा जाता है, और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आजकल ना बेटे बहुत ज्यादा बेचारे जो है ना, मुझे तो उनके ऊपर बड़ा तरस होते हैं, बेटे क्या बेटे, लड़के जो है ना उनके ऊपर बड़ा तरस आ रहा होता है, उनको कोई इंसान ही नहीं समझ रहा होता, बेचारे काम करते चले जाते हैं, उनकी कोई वक़्त ही नहीं होती। ये भी है, मतलब एक तरफ का अगर वो देख रहे होते हैं ना हम चीज कि सोसाइटी में कहीं पे लड़कियों को दबाया जा रहा होता है, तो बहुत सारी जगहों पे बेचारे लड़के जो है वो साथ बहनें होती हैं, उनकी सबकी शादियां कर रहे होते हैं, सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कभी मजाल है कोई क्रेडिट दे दे, मतलब एक तरफ इस तरह के हालात भी हैं। तो मेरा ये मानना है अपना कि कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, जितना जिसका बनता है उतनी उसको देनी चाहिए। हाँ, ये वाली बात कि लड़कियों को तालीम ना दी जाए, लड़कियां क्या कर लेंगी पढ़ लिख के, ये सरासर गलत है, और इस तरह की कोई मिसाल ना हमारे मजहब में मिलती है, ना हमारे माशरे में मतलब कहीं इसकी गुंजाइश बनती है कि लड़कियों का ना पढ़ाएं। क्योंकि एक लड़की जो पढ़ती है ना, वो अपने आने वाले जितने उसके बच्चे होते हैं, आने वाली जो नस्लें होती हैं, उनकी जिंदगी संवारने में उसका बड़ा अहम रोल होता है। तो इसलिए लड़कियों की तालीम तो लड़कों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और जो चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने बेटे को पढ़ाने के ऊपर जोर दें, उनको पढ़ाएं सब कुछ, उनको जो है ना जितना हो सकता है, लेकिन लड़की को लाजमी पढ़ाएं। क्योंकि अगर एक वक्त, अगर अल्लाह ना करे किसी लड़की की जिंदगी में कोई बुरा वक्त आता है, कुछ पता नहीं होता, तो लड़का तो गड्ढे भी खोद लेगा, मेहनत मजदूरी भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा ना, लेकिन लड़कियां ये नहीं कर सकती। तो लड़कियों के लिए इल्म बहुत जरूरी है, लड़कियों के लिए डिग्री बहुत जरूरी है, ताकि कहीं पे अल्लाह ना करे अगर उनके ऊपर कोई बुरा वक्त कभी की जिंदगी में आता है जिसका कोई किसी तरह की गारंटी नहीं दी गई है, कुछ भी हो सकता है आने वाली जिंदगी में, तो उस वक्त उनके पास एक ऐसी चीज मौजूद हो जिससे वो इज्जत के साथ काम कर सके। क्योंकि ये सबसे बड़ा अलमिया है और इस चीज को समझने की बड़ी जरूरत है कि इस चीज को समझा जाए। तो वो फैमिलीज जो अपनी लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ने देती कि ये क्या कर लेंगी पढ़ के, इन्होंने तो बाद में इनकी शादी हो जानी है और शादी के बाद मतलब इनको क्या जरूरत है, तो किसको पता है किसी की जिंदगी की गारंटी है कि शादी होगी तो वो चलती रहेगी या कुछ भी, मतलब बुरे हालात आ सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा। चलिए जी, इस वक्त एक और मेरे पास जबरदस्त ट्रैक, और जो ट्रैक मैं आपके लिए चलाने वाली हूँ ये भी मेरा बड़ा दिल चाह रहा सुनने का आज, तो सुनते हैं। था एक नया ड्रामा आ रहा है, उसमें इकरा अजीज है। इकरा अजीज खुद भी बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि इकरा के साथ पहली दफा हदीका कियानी हमें किसी ड्रामे में नजर आने वाली है एक्टिंग करते हुए, तो ये बड़ा जबरदस्त होने वाला है। इकरा अजीज की माँ बनेगी हदीका कियानी, तो मैं बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही हूँ। ड्रामे का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन नौमान एजाज है, हदीका कियानी है और सानिया सईद है और इकरा अजीज है, तो जबरदस्त होने वाला है। मंदी मौज, वाह वाह वाह, यानी कि आवाज में एंजॉय किया और आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही मेरे पास मैसेजेस आप लोगों के मौजूद हैं, तो उनकी तरफ भी मैं आ जाती हूँ। और ये अहमद सिद्दीकी हैं, कहते हैं कि ईमान फयाज फर्स्ट टाइम आई और छा गई, बहुत जबरदस्त अंदाज में उन्होंने बातें की हैं, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त काबिल लाइक बच्ची है ये। और कहते हैं अब्बास चौधरी के अस्सलाम वालेकुम और तमाम सुनने वालों को सलाम, और कहते हैं जाने वालों को रास्ता दीजिए, वास्ता नहीं। ओके राइट, चलिए गुड, जबरदस्त। और इसके साथ ही अपने कहा ईमान फयाज बट वेलकम, गुड सॉन्ग कलेक्शन, थैंक यू सो मच। असमत आफरीदी का
मैसेज है मेरे पास और इन्होंने अच्छा ओहो मैं एक्सपेक्ट जो करी थी आपने सवाल किया भी है। चलें ये वाला जो है ना मैं ईमान को भेज देती हूँ आपका, ठीक है। ईमान फयाज भट्ट आपको वेलकम करते हैं। माशाल्लाह आप बहुत ही काबिल और मैच्योर सोच रखने वाली बच्ची हैं और मैं ये कहूंगा कि माशाल्लाह जितनी इंटेलिजेंट हैं हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं इन हालात में आप जैसी बच्चियों की बहुत जरूरत है। क्या इन फ्यूचर आप कुछ ऐसा लिखने का इरादा करती हैं जो हमारे माशरे की इस नेगेटिव सोच को सामने ला सके? बेस्ट ऑफ लक। ये बिल्कुल असमत मैं उन तक पहुंचाती हूँ। अच्छा एक मुझे भी शेख नूर का भी सवाल मिला था, उन्होंने कहा था कि अभी आजकल मतलब जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो ख्याल नहीं करती हैं अपने कल्चर का और अपनी चीजों का, तो उसके बारे में भी पूछना चाहिए ईमान से। तो ये वाकई मतलब बड़ी आजकल देखिए मतलब ये दोनों चीजें हैं कि माशरे में आपको एक तरफ अगर वो वाला रुख नजर आ रहा है ना जहाँ पे बेहूदगी बेशर्मी को बड़ा ही काबिल एजाज समझा जा रहा होता है, तो दूसरी तरफ इस तरह की भी आपको सोच वाली लड़कियां मिलती हैं, सोच वाले लोग मिलते हैं जो कि माशाल्लाह से बड़े अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, इज्जत के दायरे में रहते हुए बहुत सारी अच्छी चीजें वो करके दिखा रहे हैं, दुनिया के ऊपर प्रूव कर रहे हैं खुद को। तो ये दो रुख हमेशा से बुराई और अच्छाई जो है ना ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से चलती आ रही है। बुराई की अच्छाई के साथ जो है वो एक कशमकश और अच्छाई की बुराई के साथ जंग, तो ये हमेशा का सिलसिला है और हमेशा मुझे लगता है इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन इसमें हमेशा होता यह है कि बुराई कितनी ही क्यों ना बड़ी हो, कितनी अच्छाई भी क्यों ना हो, एक ना एक दिन अच्छाई उसके ऊपर गालिब आती ही आती है। तो ये वाला सीन है। तो इंशाअल्लाह हमेशा अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अपने तौर पे कुछ कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम अपने आप कर सकते हैं ना, जितना भी हमसे मुमकिन हो सकता है तो हम बेहतरी करने की, हम पॉजिटिव करने की कोशिश करें। और बिल्कुल ये ना सोचें कि वक्त बुरा चल रहा है अब इस वक्त में क्या होगा, ये वो इस तरह की सोचें लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साजिद अली बेफरवा कहते हैं सलाम होता, वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी गुडी गुडी स्वीटी स्वीटी क्यूटी क्यूटी ब्यूटी ब्यूटी डिलाइटी डिलाइटी वॉइस और गुड आफ्टरनून विद स्वीट वॉइस ऑफ आरजे ममशकान। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज की टॉपिक, जब मैं कतर आ रहा था ना तो मेरे गांव में बर्फबारी हो रही थी और काफी अच्छा सा सीन था। तो उस जुदाई के वक्त में बड़ा नर्वस था क्योंकि वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैंने सॉन्ग की रिक्वेस्ट 12 बजे किया। हाँ बिल्कुल मैंने देख तो लिया है, 12 बजे आपकी रिक्वेस्ट आई हुई, मैं कर दूंगी उसको प्ले। गुलाम अब्बास पठान ने सलाम अलैकुम किया हुआ है गेस्ट को वेलकम। टॉपिक के हवाले से रुखसती गम, ये तो सब आते जाते हैं। अगर गम की शिद्दत महसूस होती है ना तो 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। ग्रेट। और मेरी बेटी की रुखसती पे अपनी बेटी को रोने नहीं दिया और अल्लाह से दुआ की कि मेरी बेटी कभी रोए नहीं। राइट ओके जबरदस्त भाई, क्या बात है गुलाम अब्बास पठान, इसी तरह का वाकई होना चाहिए। वाजिद नसीम अकबर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के टॉपिक के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि जब भी घर से रुखसत होता हूँ तो खुद को बड़ा ही कंट्रोल करता हूँ, घर वालों के सामने कभी नहीं रोता, मगर जब वालदा से मिलता हूँ तो वालदा की आंखों में आंसू होते हैं और मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो लम्हा बड़ा तकलीफ दे होता है ये सब कुछ तो चलता है। आपके लिए एक और ट्रैक मेरे पास और ये मैं चला रही हूँ म्यूजिक ऑन डिमांड से पहले थोड़ा बहुत, तो क्योंकि दिल चाह रहा है मेरा सुनने का, ये वाला नहीं। जबरदस्त ट्रैक है, शहराज की आवाज आ जाना और मेरा बड़ा मोस्ट फेवरेट ट्रैक है ये भी, इसको भी कहना चाहिए। चले जी इसके साथ ही म्यूजिक ऑन डिमांड का कर देते हैं आगाज और पहला ट्रैक आपके लिए चलेगा ये वाला म्यूजिक ऑन डिमांड। पिघला दे। राइट जी, शेख नूर की रिक्वेस्ट है ये। शेख नूर ने किसी को डेडिकेट वगैरह किया तो मैं देखती हूँ अभी। कर हर मैदान फतेह, और ये मूवी संजय दत्त के ऊपर बनी थी ना, संजय नाम था आई थिंक इस मूवी का। हाँ जी, कर हर मैदान फतेह, ये जबरदस्त ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया। और ये किसकी रिक्वेस्ट है ये भी मैं रिक्वेस्ट तो बता चुकी थी ना, किसको डेडिकेट किया है ये बता दी चलूँ। शेख नूर ने बेसिकली डेडिकेट किया है हम सब कतर में रहने वाले लोगों को, और वो जो बॉर्डर खुला है ना उसकी वजह से। राइट, तो बहुत बहुत शुक्रिया शेख नूर आपके इस सॉन्ग को डेडिकेट करने का हम लोगों को, और बहुत बहुत शुक्रिया के साथ ही मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। और नेक्स्ट ट्रैक कहाँ है? राइट, यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ है ट्रैक नहीं, सॉरी मैसेज की तरफ। राइट, तो ये है ताजदार यूसुफ जी का मैसेज मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम आरजे, तमाम सुनने वालों को सलाम। माशाल्लाह आज के प्रोग्राम में तो 90s ने रंग दोबाला कर दिया, और आज के मौजू के हवाले से एक शेर अर्ज़े खिदमत है जिसमें शायर ने पूरी कहानियों को 2 लाइनों में बंद कर दिया है। कोई भी नहीं था मेरे पास दिलासे के लिए, कोई भी नहीं था मेरे पास दिलासे के लिए, मैं अपनी ही बाहों में सर रुक कर रख के रो पड़ा हुए। राइट, जबरदस्त। और शुक्रिया दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, अपनी और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, खासतौर पे उनका जो मुल्क से नए नए आए हो। राइट, समझ गए ठीक है। अहमद सिद्दीकी का ये वाला हो गया था, इसके साथ मजा आ रहा है 90s के सॉन्ग सुन के अफरोज खान चकवा को। राइट, और इसके साथ है खान, इसके साथ न्यू वाला मैसेज मैं जल्दी से चेक कर लेती हूँ। और असमत, मैंने आपका वाला भी मुझे नजर आया, मैंने भेज दिया ईमान को, वो उसका जवाब देती है और शेख नूर के सवाल का जवाब देती है, तो बिल्कुल वो भी मैं शामिल करूंगी। ठीक है, और इसके साथ
ही साथ मेरे पास है साहिल शेख का वेलकम बैक। इन्होंने मुझे कहा म्यूजिक अनुमान में और कहते हैं आते ही जबरदस्त सॉन्ग से आगाज लगता है कि आज पानी के साथ टिश्यू भी फ्री मिलने वाला है, सो लगे रहो दीवाना। अहमद सिद्दीकी वेलकम बैक कहते हैं म्यूजिक अनुमान में कर हर मैदान फतेह, जबरदस्त ट्रैक। अफ्ताब शाहिद कहते हैं कर हर मैदान फतेह। शेख नूर भाई क्या बात है। और इसके साथ ही अब्दुल्ला मालिक मेरे मैसेज का मैम को नजर नहीं आते, क्यों भाई लोगों को सोल्यूशन है इसका आप लोगों के पास। अब्दुल्ला कहाँ मैसेज किया था आपने, इधर ही किया। अर्जुन रॉय शेख नूर को कहते हैं वाह और वेलकम बैक। अर्जुन रॉय ने भी कहा है, मुबीन बुखारी ने भी कहा है, मुबीन बुखारी के अलावा अफरोज का चक्कुआ ने भी कहा है। राइट, चले इसके साथ ही मुर्तजा खान ने भी कुछ कहा हुआ है। मुर्तजा खान का ट्रैक भी मेरे पास है, तो चला देते हैं फौरन। तमाम फ्रेंड्स को हर दिल जो प्यार करेगा, ये वही है कि कोई और है जो प्यार करे वो गाएगा। अगर मैंने ज्यादा चलाया तो फिर लोगों को गाना आए ना आए लेकिन रोना पड़ेगा, तो इसलिए उस ओरिजिनल ट्रैक की तरफ आ जाते हैं जो मुर्तजा खान ने रिक्वेस्ट किया था। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना नहीं गाएगा। इसके साथ ही आ जाते हैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ और चेक कर देंगे किसका है मेरे पास न्यू वाला मैसेज और उसको शामिल करते हैं जल्दी से। राइट, और है ये किसका, ये है मेरे पास मोहम्मद सबी जरीफ कहते हैं कि आज मैंने भी गाने की गुजारिश की, देखते हैं कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा, अभी देखते हैं। जरीफ मैंने आपको अभी तक देखा नहीं इसलिए मैं कह नहीं सकती। अफरोज टकवा कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग हर दिल जो प्यार करेगा। अस्मत आफरीदी कहते हैं शुक्र है मैम पहले वाला सॉन्ग रोक दिया, मैं तो बेहोश होने वाला था, क्यों। ओके, और साहिल जी कहते हैं कि अरे वाह मुर्तजा भाई, पहले तो ये बताइए कि प्यार करने के लिए कितना बादाम खाना पड़ता है। वैसे लोग लगे रहो। शेख नूर कहते हैं कि वैसे आपकी पसंद का सॉन्ग सुन के ऐसी फीलिंग हो रही होती है कि हम जिसको किसी को छोड़ के जा रहे हो। अच्छा, ओके। और इसके साथ ही साहिल शेख ने भी कहा हुआ है कि अरे भाई मुर्तजा भाई पहले तो ये बताइए, नहीं ये वाला हो गया। अब्दुल्ला मालिक कंपटीशन के लिए वॉइस भेजी थी व्हाट्सएप पे, वो मैंने नहीं देखी और मैं पोल कर भी चुकी हूँ। अब्दुल्ला मालिक आप लेट हो गए होंगे काफी। इस वक्त जो ट्रैक चल रहा है ये है अस्मत आफरीदी की रिक्वेस्ट। मुझे जो खुशी राइट, जबरदस्त ट्रैक फासले आपने सुना कोक स्टूडियो से अस्मत आफरीदी की रिक्वेस्ट पे। और इसके साथ ही मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस हैं तो उनको जल्दी से चेक करते हैं। और अब्दुल्ला मालिक आपने मुझे 45 पे भेजा और उसी वक्त मैंने तकरीबन कुछ पोस्ट किया था, तो पोस्ट हो चुकी है पोल की, आप लोग जाके देख लें बस थोड़ी देर में। इंशाल्लाह मैं उसका बताती भी हूँ कि विनर आज का कौन रहा। और इसके साथ ही साथ ऑसम सॉन्ग अर्जुन रॉय को लगा है। इसके साथ अफरोज चकवा ने शेख नूर का शुक्रिया अदा किया है। साहिल शेख का ये वाला हो चुका था, तो नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से रिफ्रेश करके कि किसका है मेरे पास मैसेज। जल्दी। आफ्ताब शाहिद गुड सॉन्ग। अस्मत आफरीदी अर्जुन रॉय कहते हैं अस्मत आफरीदी ऐसा सॉन्ग सुनने का भी आपकी एज नहीं है। एज पर डिपेंड नहीं करता, मतलब हो सकता है कि छोटी उम्र में ही वो बहुत मैच्योर हो गए हो, ये भी तो कहा जा सकता है। अजीज नेपाली कहते हैं कि वेलकम बैक म्यूजिक ऑन डिमांड। मुर्तजा खान ने भी वेलकम बैक बोला, थैंक यू बोला। हजरत खान कहते हैं कि वेलकम बैक म्यूजिक ऑन डिमांड। थोड़ा बुलाए हम नहीं आए ऐसे, तो आप बुलाए हम नहीं आए ऐसे तो हालात नहीं है, जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। ओए होए, राइट। और इसके साथ ही मेरे पास एक और ट्रैक आपके है कौन सा वाला, आपके है ये वाला, आप सब लोगों के लिए ये वाला ट्रैक पे। और शायद सुल्तान आजमी का मैसेज मेरे पास, सलाम अदा माविर साहबा, और कहते हैं कि तरके वतन खुशी से तो कोई करता नहीं, परदेश में ना पूछिए किस दिल से आए हैं। और अब रही बात रोने धोने की, तो मुझसे नहीं होता, अलबत्ता दिल बहुत रोता है, आंसू निकल आते हैं और तबीयत बहुत ज्यादा गमगीन और बोझल हो जाती है। राइट, ये तो नए टॉपिक के ऊपर भेजा हुआ था। अच्छा, इसके साथ ही अब्दुल्ला मालिक कह रहे हैं कि मैम कंपटीशन में ना डालें लेकिन चला दें, तो अब्दुल्ला मालिक ने जो भेजा है वो मैं चला देती हूँ। सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लम्बे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, ये दिल कह रहा है। राइट, तो ये अब्दुल्ला मालिक ने हमें काके भेजा है। साल शेख कहते हैं कि अरे आंखों में आंसू और चेहरे पे हंसी, पहले क्यों नहीं बताया भाई, दरवाजे में उंगली फंसी। ओके, राइट। और साजिद अली बिफरबा कहते हैं जहन कहाँ से मिलेगा, किसका जहन कहाँ से मिलेगा। आरके आजमी मैम जबरदस्त ट्रैक, क्या मेरा पहले वाला मैसेज नहीं पढ़ा, कौन सा वाला नहीं पढ़ा। अच्छा, मुझे 3-4 नजर आया और मैंने समझा कि मैं आपका पढ़ चुकी हूँ। मुबीन बुखारी कहते हैं वाओ जबरदस्त ग्रेट, आफ्ताब शाहिद को सुपर सॉन्ग लग रहा है। साजिद अली बिफरबा कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त से पूछा कि 2 में से 2 निकालो कितने रह गए, वो बोला बहुत मुश्किल सवाल है, समझ में नहीं आया। फिर मैंने पूछा तुम्हारे पास 2 रोटी है, तुम खा लोगे तो कितनी बची, वो बोला सालन। इतना इंटेलिजेंट है मेरा दोस्त, क्या बात है आपके दोस्त की। आरके आजमी आपका मैसेज नजर आ गया, थोड़ी देर में आगे बढ़ती हूँ, उससे पहले एक ट्रैक और आपके लिए प्ले कर देते हैं और वो है आपके ये वाला। नाम आपने आमिर खान के चक्कर में रखा है या आपके घर वालों ने रखा ही आपका नाम आमिर था, चक्कर क्या है, इतने बड़े फैन भी है आमिर खान के। की रिक्वेस्ट पे ये ट्रैक आप सुन रहे हैं, बार बार दिन ये आए।
राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मेरे पास मौजूद आप लोगों के मैसेजेस, उनकी तरफ आ जाते हैं। म्यूजिक ऑन डिमांड चल रहा है। आर के आजमी का मैसेज है मेरे पास, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, बैक, वेलकम बैक और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। टॉपिक आज का अजीबो गरीब है मैम। जब जब कदर आता हूँ बहुत रोता हूँ क्योंकि सबकी बहुत याद आती है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है मैम? ऐसा होता है सबके साथ। अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि आज का टॉपिक ऊपर से सैड सॉन्ग दोनों ने मिलकर म्यूजिक ऑन डिमांड का क्या कर दिया है, सुरदा कर दिया है। राइट, गोविंद शर्मा वेलकम बैक कहते हैं। अच्छा गोविंद शर्मा, आपको बहुत बहुत मुबारक, आप जीत गए। आज का लकी ड्रॉ के तहत भी आप ही जीते और आज आपका वैसे मुझे लगा भी सबसे अच्छा था, तो जबरदस्त, ग्रेट, बहुत मुबारक हो आपको। अहमद सिद्दीकी, दिल है कि मानता नहीं, म्यूजिक ऑन डिमांड के बगैर हैप्पी बर्थडे सुनीता, ये कौन है? हैप्पी बर्थडे सुनीता जो है दिल है कि मानता नहीं आमिर खान का था, म्यूजिक ऑन डिमांड में ही था और मैंने बताया भी था और मैंने पूछा भी था कि आमिर खान आपका नाम किसने रखा है? आपका नाम इसलिए आपने खुद रख लिया है कि आमिर खान के फैन है या फिर क्या चक्कर है? ठीक है। और हैप्पी बर्थडे सुनीता ये वाला जो ट्रैक है ये यतिंदर कुमार की रिक्वेस्ट थी, हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिल आया। साजिद अली बेफरवा के थे इतना पुराना सॉन्ग, अब मैं क्या करूं, लोग पुराना सुनना चाहते हैं तो मेरे तो बस में कुछ नहीं। अच्छा कोई जरीफ करके एक थे ना, उन्होंने कहा था म्यूजिक ऑन डिमांड की मैं रिक्वेस्ट की, उनका मुझे अभी तक कहीं नजर नहीं आया तो उनका नहीं चल सकेगा। राइट, और इसके साथ ही है मेरे पास ओफ माही मैम, लगता है आज सारे टूटे हुए दिल लोगों की सालगिरह है। कोई बात नहीं भाई लोग, ये दुनिया का पहला हॉस्पिटल है जहां दिल टूटते भी हैं और जुड़ते भी हैं, सो नो वरीज। राइट, मेरी वफाएं याद करोगे का मूड है। साजिद अली बेफरवा, दिल है कि मानता नहीं फिर भी लोग नहीं मानते। मुबीन बुखारी वाओ सुपर सॉन्ग कहते हैं। शेख नूर कहते हैं कि गुलाम मुस्तफा का तो सिर्फ कोक स्टूडियो ही इनको पसंद है। गुलाम मुस्तफा को नहीं, गुलाम मुस्तफा नहीं थे, असमत आफरीदी थे वो। अजीज वाली कहते हैं वाओ सुपर सॉन्ग, दिल है कि मानता नहीं। अफ्ताब शाहिद कहते हैं कि ब्यूटीफुल ऑसम सॉन्ग, दिल है कि मानता नहीं। और इसके साथ ही अब्दुल मालिक कहते हैं कि मेरे सॉन्ग की रिक्वेस्ट 12 बजे की थी, अगर हो सके तो प्लीज प्ले करते हैं। वही तो नहीं है फिर अल्लाह पहले बता दें मुझे। शेख नूर कहते हैं खालूजन कैसे गाने लेकर आते हैं। अफरोज चकवा ने कहा कि ब्यूटीफुल सॉन्ग। और अहमद सिद्दीकी कहते हैं क्या बात है माम बख्श बलोच आपकी, बेशुमार। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके अभी तक कुछ 4-5 मैसेजेस बाकी हैं। अच्छा देख लेती हूँ। चले, साजिद अली बेफरवा कहते हैं कि मैंने जहर बोला, जहन नहीं। अच्छा ओके, राइट, मुझे याद ही नहीं कि मैंने कहाँ पे जहर को जहन बोल दिया था। राइट, इसके साथ ही साजिद अली बेफरवा जबरदस्त सॉन्ग, मुझे नजर नहीं आ रहा भाई कहाँ है वो वाले मैसेजेस जो मुझे नजर नहीं आ रहे। मेरी वफाएं याद करोगे, थोड़ा सा और सुन लें फिर मैं सर्च करती हूँ। तजस्सुस एक सवाल ईमान जी से आपने किया और हर सवाल को पर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा, उनके जवाबात भी बहुत उम्दा, जबरदस्त, माशाल्लाह, उनको अल्लाह ताला और भी ज्यादा इल्म अता फरमाए। राइट, इसके साथ असमत का मैसेज है, ईमान फयाज बट ये वाला तो हो गया था ना, हाँ ये मैंने बिल्कुल भेज भी दिया था। राइट, वो कौन से मैसेजेस हैं जो मुझे नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो मैसेजेस, बात करोगे। और उसके साथ ही ये वाला इरफान अली अराइन की रिक्वेस्ट है, ये वाला ट्रैक तुझे ना देखूं तो फ्रॉम द मूवी रंग। अक्सर लोगों ने रोने धोने वाले सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, पर मजा आ रहा है, कम से कम म्यूजिक ऑन डिमांड में सॉन्ग सुनकर लोग अपने दिल को बहला तो लिया करते हैं ना। वही यार खान किसी बात पे बहुत परेशान और हैरान। और इसके साथ साहिल जी कहते हैं अरे मैम मैंने भी एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट किया था पर प्ले नहीं हो रहा, क्या मुझे नहीं पता भाई कहाँ रिक्वेस्ट की थी, ये आपने उस पर की थी, उसके बाद फिर कोई और मैसेज तो नहीं कर दिया था व्हाट्सएप पे? अगर ऐसा है तो फिर इस वजह से नहीं देखा होगा मैंने। मोहम्मद सबी जरीफ कहते हैं म्यूजिक ऑन डिमांड में किसी और का कहाँ रिक्वेस्ट करनी है, म्यूजिक ऑन डिमांड में कैसे और कहाँ रिक्वेस्ट करनी है, सभी आपको पता ही नहीं है। सही अब मुझे अंदाजा हो गया, वरना मैं सभी का व्हाट्सएप पे ढूंढे जा रही थी कि कहाँ है भाई इन्होंने रिक्वेस्ट की है। राइट, म्यूजिक ऑन डिमांड की रिक्वेस्ट 66622107 पे ठीक कल 12 बजे करनी है। ठीक है, 12 से 1 मिनट ऊपर हो गया या 1 मिनट पीछे हो गया, 11:59 हो गया तो नहीं चल पाएगा। ये है इसकी शर्ट, ठीक है, तो जरूर आप कल रिक्वेस्ट भेजिएगा। मुझे भाता नहीं। जो कुछ 4 गाने हैं उसमें से मैं कोशिश करूंगी किसी का प्ले हो जाए। आसिफ बरसात, आसिफ का मैसेज है मेरे पास, म्यूजिक ऑन डिमांड में साजन बलोच की रिक्वेस्ट है, अर्जुन रॉय की रिक्वेस्ट है, साहिल शेख की रिक्वेस्ट है और रकपाल सिंह की रिक्वेस्ट है। तो ये ठीक 12 बजे वाली रिक्वेस्ट है, लेकिन अब टाइम इतना मेरे पास कम है तो मुझे अंदाजा हो नहीं पा रहा कि ये वाला ट्रैक हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। साहिल शेख आपकी ठीक 12 बजे रिक्वेस्ट है, मैंने चेक कर लिया। अर्जुन रॉय, आसिफ भी है, कोई बरसात के गाने की इन्होंने रिक्वेस्ट की, और साजन बलोच है, आसिफ है, इन सब लोगों के, और रकपाल सिंह आप भी। तो मुझे लगता है कि इनमें से किसी ना किसी का तो रहेगा, एक मैं कोई चलाने की और कोशिश करती हूँ। टोटल धमाल। अफ्ताब शाहिद कहते हैं, साहिल शेख कहते हैं कि अरे मैम रिक्वेस्ट प्ले नहीं हो पाएगी। साहिल शेख मुझे लग रहा है, मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि अगर हो सके तो। ठीक है, अफरोज चकवा कहते हैं म्यूजिक ऑन डिमांड जबरदस्त, ग्रेट, और इसके साथ ही साथ आपने भी रिक्वेस्ट की हुई है क्या? ओके। राइट, हजरत खान ने कहा है कि ये जो हम है ना एहसास में जलते हुए लोग, हम जमीन जात ना होते तो सितारे होते हुए। और यार खान आज का टॉपिक और सब सॉन्ग्स मिक्स हो गए। राइट, अर्जुन रॉय किसी की याद करके फायदा नहीं है भाई। अफरोज चकवा ब्यूटीफुल सॉन्ग कहते हैं, और इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास
सो मच, आप हमेशा सब्र कर लेते हैं, आपके गाने अमूमन चल नहीं पाते और उसका रीजन ये होता है कि आप नीचे दोबारा से मैसेज सेंड कर देते हैं, इस वजह से नहीं होता। खैर, डिंग डोंग बोले ये वाला गाना कर दी रानी मुखर्जी के सॉन्ग, क्या बात है। आज का इंटरव्यू सुन के अर्जुन रॉय को थोड़ा थोड़ा रोना आया, क्यों? कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हमारे गाने का क्या हुआ, आज भी रह गया भाई, आपका भी रह गया और बहुत सारे लोगों के आज गाने रह गए। साहिल शेख, आपका भी मैंने पूरी कोशिश की है। हैप्पी बर्थडे मार्क मेरी तरफ से, सॉरी आपका गाना भी नहीं चल पा रहा है क्योंकि एक और ट्रैक मेरे पास लाइन अप हुआ हुआ है, वरना मैं बर्थडे पे तो जरूर गाना चलाना मेरा बनता था, ठीक है, लेकिन सॉरी बहुत सारे लोगों के रह गए। और वही वाली बात है, अगर आप लोग अपनी जगह मतलब मेरी जगह पे खुद को रख के देखें ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1 घंटा और 20 गाने कैसे हो सकता है पॉसिबल, तो इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन आखिरी जो ट्रैक है मेरे पास वो मैं प्ले कर देती हूँ, साथ साथ आपसे इजाजत भी लूंगी। कोई 6-7 लोग हैं जिनके गाने आज रह गए हैं, तो उन सबसे मेरी तरफ से माजरत। लास्ट ट्रैक ये रिक्वेस्ट है साजिद अली बीफरवा की, एंजॉय कीजिएगा इस सॉन्ग को, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। ये मोहब्बत भी क्या है, रोक फराज जिनको भूले वो सदा याद आए, अहमद सिद्दीकी, राइट, क्या बात है, जबरदस्त। और इसके साथ ही 12 बजे अब्दुल्ला मलिक, आपने भी रिक्वेस्ट की थी भाई, एक तो अताउल्ला का ही गाना था, वही वाला मैंने आपसे कहा है कि कभी कभी रिक्वेस्ट किया करें, कभी 15-20 दिन में एक दफा रिक्वेस्ट कर लिया करें, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।